जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। भारत में न्यू जनरेशन के इंजन्स को स्वदेशी तौर पर विकसित करने के लिए HAL और सैफरन के बीच साइन हुआ एग्रीमेंट। भारत की योजना 13,500 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को विकसित करने की अपनी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के तहत इंडियन आर्मी ने किए हैं कई सारे बदलाव। अरिधमन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंडक्ट होगी 6 महीनों के अंदर, और भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर हुआ खत्म। भारत की HAL और फ्रांस की सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स का जो जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है सफल हेलीकॉप्टर्स इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो HAL ने इसी जॉइंट वेंचर के साथ एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL और फ्रेंच कंपनी सैफरन संयुक्त रूप से मिलकर एक न्यू जनरेशन के हाई पावर्ड इंजन को डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने का काम करेंगे। इस नई इंजन का नाम होगा अरावली, जो कि एक हेलीकॉप्टर इंजन है और इसे मुख्य रूप से HAL के 13 टन की क्लास वाले IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उसके नेवल वेरिएंट DBMRH यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और HAL ऑफिशियल का कहना है कि ये कोलैबोरेशन हमारे IMRH और DBMRH प्लेटफॉर्म्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को सुनिश्चित करेगा और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी तौर पर विकसित करने वाले हमारे प्रमुख उद्देश्य में भी अपना योगदान देगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL और सैफरन की जॉइंट वेंचर सफल कटिंग एज इंजन टेक्नोलॉजीज के लिए अपनी पेरेंट कंपनीज के साथ काम करेगी और जिससे एक सुपीरियर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुनिश्चित किया जाएगा। और इस कोलैबोरेशन में अत्याधुनिक डिजाइन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और एक रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स शामिल रहने वाले, ताकि इसके तहत जो न्यू जनरेशन का हेलीकॉप्टर इंजन विकसित हो तो वो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करे। बाकी जो सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से भारत के चीता, चेतक, ALH, LCH और LUH जैसे हेलीकॉप्टर्स को पावर देने में HAL के पार्टनर ऑफ चॉइस बनी रही है। बाकी भारत के अपकमिंग हेलीकॉप्टर्स IMRH और DBMRH के लिए अब जो ये न्यू जनरेशन का इंजन भारत में बनाया जाएगा तो वो उस तरह से डिज़ाइन होगा ताकि वो अलग अलग और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में आसानी से ऑपरेट कर सके। और इस पार्टनरशिप के तहत जो नए हेलीकॉप्टर इंजन्स भारत में बनेंगे तो वो इंजन्स के टेक्नोलॉजी के IP राइट्स भी भारत को अलाउ करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फास्ट ट्रैक बेसिस पर इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज किए जाने वाली प्रोसेस के तहत आर्मी ने अपने मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ओवरहॉलिंग करी है, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने अपने 50 से अधिक आउटडेटेड कोर्स को रिप्लेस किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर फोकस करने वाले कुछ नए ट्रेनिंग कोर्स के साथ, जैसे कि ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और ऐसी सब, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी के पास पर्याप्त स्किल्स और नॉलेज हो। बाकी आर्मी के लॉजिस्टिक डोमेन्स में भी कुछ महत्वपूर्ण एडवांसमेंट्स किए गए हैं, जिनमें 103 डुअल यूज प्रपोजल्स को इंटीग्रेट करना, ऑफिस जैसे एक नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आर्मी ने अपने लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए शुरू किए हैं। और आर्मी का उद्देश्य है 2047 तक इंडियन आर्मी को एक मॉडर्नाइज फोर्स बनाना। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से के तौर पर जो इंडियन आर्मी है वो अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने पर मुख्य रूप से फोकस कर रही है। तो जैसे कि कल 29 अगस्त को इंडियन नेवी की सर्विस में भारत की दूसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है INS अरिहंत, तो इसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिहंत क्लास की जो तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है तो वो 6 महीनों के अंदर इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट की जाएगी, जिसका नाम होगा अरिधमन। और ये INS अरिहंत और INS अरिहंत की तुलना में साइज में बड़ी होने वाली है और ये अधिक मात्रा में लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगी, जैसे कि K4 मिसाइल्स। और जबकि भारत 13,500 टन की भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को विकसित करने की योजना बना रहा है, जो कि एक बेहद ही पावरफुल 190 मेगावाट के रिएक्टर से इक्विप्ड होगी। जबकि INS अरिहंत और INS अरिहंत 6000 टन की है और जो INS अरिधमन होगी वो 7000 टन तक की होगी। बाकी एक अपडेट यह है कि कल 29 अगस्त को भारत और चीन ने WMCC की 31वीं मीटिंग को आयोजित किया था। बाकी हमेशा की तरह इस मीटिंग में LAC की सिचुएशन को डिस्कस किया गया है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया है। बाकी सिचुएशन को लेकर जो दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस हैं और जो इश्यूज़ हैं तो उनका जल्द से जल्द समाधान निकालने पर भी सहमति बनी है। और इसके अलावा दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से अपने कॉन्टैक्ट को इंटेंसिफाई करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली SCO मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। हालांकि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री इस SCO मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं तो उसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है और न ही इसका भी निर्णय लिया गया है। लेकिन भारत के इस निर्णय से पहले आज शुक्रवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस को लेकर
एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी और जिसमें उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो एक अनइंटरप्टेड डायलॉग का एरा है वो अब खत्म हो चुका है। बाकी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहना था कि कार्रवाइयों के अपने परिणाम होते हैं, लेकिन संभावना इसी बात की है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा। यानी कि स्पष्ट है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना जारी रखेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। और जैसे कि भारत ने पहले भी कहा है कि आतंकवाद और बातचीत कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है, और उसी वजह से भारतीय विदेश मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जबकि चीन को लेकर भी भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि 2005 में हमने चीन के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और सहकारी साझेदारी बताया था और ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक गलती थी। बाकी भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए हमारी ओर से सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर CNN की जो फेक रिपोर्टिंग थी तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हमने बांग्लादेश की फ्लड सिचुएशन को लेकर CNN की रिपोर्ट को देखा है और उनकी नैरेटिव मिसलीडिंग है, जिसमें इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। जबकि सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए भारत सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी करी थी तो उसमें मेंशन किए गए सभी फैक्ट्स को इग्नोर किया गया और उन्होंने इस फैक्ट को भी इग्नोर किया है कि कैसे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए दोनों देश रेगुलर और टाइमली बेसिस पर डेटा और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अपने घातक UCAV प्रोग्राम के लिए DRDO एक खास तरह के फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है जो कि इस UCAV के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और ये टेक्नोलॉजी घातक UCAV की मैन्यूरेबिलिटी, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन सभी को संभावित रूप से बढ़ाएगी। और बाकी अगर आप में से किसी को घातक UCAV प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इंडिया टुडे की रिपोर्ट में हाल ही की सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा किया गया कि चीन ने अपनी तरफ LAC के पास कुछ नए हेलीपैड्स का निर्माण किया है ताकि सीमा पर चाइनीज ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को और तेज किया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने करीब 10 नए हेलीपैड्स यहाँ पर स्थापित किए हैं जो कि भारत के दौलत बेग ओल्डी जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन के अपोजिट में भी हैं। और इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पर एयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए चीन के पास 2020 में जो डिसएडवांटेजेस थे तो चीन ने तब से लेकर अब तक उन डिसएडवांटेजेस को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास लगातार किए और चीन की इन सभी एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर करना बेहद ही जरूरी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर दीक्षांत थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में INS शंकुश में हुई दुर्घटना में अपने साथियों की जान बचाते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस दराब शाह मुगल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन हेमंत प्रेम कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1985 में मेजर सुरेश कुमार और 2020 में नायब सूबेदार राजविंदर सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जैगवार एयरक्राफ्ट किस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में आते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।